हेलो नीट एस्पिरेंट। मैं हूं मोहम्मद नूरुल अली, एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिब्रूगढ़। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नीट टेस्ट सेशन के आज के वीडियो सॉल्यूशंस में। हमारे नीट टेस्ट सीरीज के हर एक सेशन में आपको 30 चुने हुए क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि नीट के लिए हाईली प्रोबेबल है। और इस वीडियो सॉल्यूशंस में हम आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑप्शंस को भी क्विकली एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक का भी एक क्विक रिवीजन हो जाए। हैप्पी लर्निंग। Hello everyone, today we'll be discussing the questions of biotechnology and its application. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Crystals of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because जो Bt toxin होता है वो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता है? पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिन। क्या ये है? शायद नहीं। टॉक्सिन इज इमेच्योर या नहीं, ये भी नहीं होगा। टॉक्सिन इज इनएक्टिव, यस। टॉक्सिन जो होता है वो एल्कलाइन पीएच में ही एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट इन एल्कलाइन पीएच। सो इंसेक्ट के गट में जो बैक्टीरिया होता है उसमें एल्कलाइन पीएच नहीं होता, लेकिन इंसेक्ट के गट में एल्कलाइन पीएच होता है, तब जाके वो एक्टिव होता है, राइट। Bacteria includes toxin in a special cell? No, this is also wrong. So the correct option is C. Here it is written over there. The application of biotechnology include what? Therapeutics and processed food. Yes, therapeutics बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। कुछ प्रोसेस्ड फूड हो गए, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी हो गया। डायग्नोस्टिक्स एंड बायोरिमेडिएशन। डायग्नोस्टिक्स मतलब किसी भी मान लो डिजीज़ के लिए आपको करना है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स करना है, पीसीआर करना है, ऐसा करना है, तो ये सब किसके अंदर आएगा? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। एंड बायोरिमेडिएशन करना है, किसी भी जगह में पोल्यूशन फैल गया है उसको ठीक करना है, तो वो भी बायोटेक से कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, then there are Soyra 69, Lerma Rojo, then there is other GMOs also, and एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ आजकल इथेनॉल ब्लेंडिंग का ज़माना आ गया है, तो फिर उसमें भी वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। So the answer for this will be option number D. This is correct. Genetically modified crops can be produced by what? They can be produced by recombinant DNA technology, because you can add or delete certain genes. जो required genes होंगे उनको रखेंगे, बाकी सारे genes को हम लोग delete कर देंगे, तो फिर we will get desired products only. So the option for this will be option number A. This is correct. Which of the following cannot be a mean if increasing food production? I think this question is typed wrong. Which of the following cannot be a mean if increasing food production? Okay, मतलब किसी भी फूड प्रोडक्शन को देखने के लिए कौन सा मीन्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यस, वी कैन यूज इट टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। ऑर्गेनिक कल्चर, यस, वी कैन डू दैट। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इनऑर्गेनिक केमिकल इंजीनियरिंग नहीं, इनऑर्गेनिक केमिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वो तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए बायोटेक से नहीं हेल्प होता है, लेकिन एग्रोकेमिकल बेस हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से कर सकते हैं, genetically engineered crop based agriculture. So option for this option number D. The genetic revolution, the green revolution increased for the food supply by what? This is a direct NCERT line. You just go through the NCERT and see the direct line of that, and that will be option number A. वो directly लिखा हुआ है कि due to green revolution the food supply increased by 3 folds. Which of the following is not a reason of yield by farmers of developed countries? तो farmers of developed countries, developing जो countries होते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास money वो less है, resources is less, so they cannot use
cannot use GMOs, which are एक्सपेंसिव एग्रोकेमिकल्स यूज़ करेंगे उनमें, क्योंकि कुछ कुछ वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो कि एक्सपेंसिव एग्रोकेमिकल्स बेचते हैं। कन्वेंशनल ब्रीडिंग करते हैं, जो कि पुराने तरीके से कर रहे हैं वही करते हैं। एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ से काम कर रहे हैं कि मतलब नए वैराइटीज़ नहीं रह रहे हैं जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो सकता है, मोर प्रोडक्शन दे सकता है, या फिर ड्राउट रेजिस्टेंट हो सकता है। दे आर नॉट यूजिंग दोज, बट दे यूज़ like the older varieties only. And so the answer for this will be option number D, genetically modified organisms. Which of the following is not a reason of yield by farmers of developing countries? GMO is not a yield. Developed countries में सबसे ज़्यादा GMOs होते हैं, but there is a catch in that also, like how good is GMO? The partial reason of increased yield during Green Revolution was what? Green Revolution was in India happened in 1960s में हुआ था, because India after independence was severely deficient in the production of food, and जो गवर्नमेंट था they were thinking कि अभी शायद फैमिन आएगा एंड हम लोगों को खिला नहीं पाएंगे, इसलिए लोग मर जाएंगे। तो तब जाके कुछ साइंटिस्ट ने मिलके देन द पायनियर जो था इसमें था MS स्वामीनाथन। ही रिसेंटली पास्ड अवे, बट उनका लेगेसी है कि उन्होंने इंडिया को खिलाया है by production of plants। MS स्वामीनाथन, his daughter is Dr. Soumya Swaminathan. She was the chief, I think, some president of or Indian president of this WHO. So it's a very elaborate family. The partial reason of increased yield during the revolution was what? Improved crop varieties. ये भी था. Use of better management in particles. ये भी था. But use of agrochemicals was ये ज़्यादा correct है. This is also correct, but this is more correct. You always have to choose the more correct answer. So option C is correct. Use of fertilizer and pesticides. हाँ, तो ये तो agrochemicals में आ गया ना. Yeah, this is a very apt term. You are using chemicals which are useful for the agriculture, right? If this question would have been asked in a different way, कि partial reason of increased yield was not due to, then if अगर ऐसा पूछा जाता, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, was not due to, तब जाके ये भी करेक्ट होता, ये भी करेक्ट होता, ये भी करेक्ट होता, ये नहीं करेक्ट होता। Getting it? But now we are focusing on this. This is not right. This is correct. The protein produced of the following BT-toxin genes Cry1, AC, and Cry2AB are responsible for what? Cry1, AC, and Cry2AB जो है, these are responsible for the control of cotton bollworms. Cry1AC and Cry2AB. This is for bollworms. There is another, इसके नीचे ही लिखा हुआ है NCERT में, राइट साइड में ऊपर, corn borer is Cry1AB. रिमेंबर, इसको याद रखना अच्छे से, क्योंकि ये कुछ कुछ क्वेश्चन से होते हैं जो बार बार रिपीट होकर अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना है। एंड ऑल्सो ये क्राई होता क्या है, अभी रोता तो नहीं होगा ना, तो ये क्या होगा? क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स, मतलब वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, एंड जब भी उसको एल्कलाइन पीएच मिल जाता है तब जाके वो एक्टिव हो जाता है। एंड जो इंसेक्ट का गट होता है, इसको फाड़ के निकल आता है, तो इंसेक्ट का गट फाड़ के निकल जाएगा, तो इंसेक्ट का क्या होगा? मर जाएगा ना। That is the case. Right. इसका तो ये होगा। BT toxin does not harm what? BT toxin जो होता है वो ऐसे याद रखना है, LCD, Lepidopterans, Coleopterans and Dipterans। आर्मी वर्म, टोबैको बर्ड वर्म, ठीक है। कोलेप्टरंस में होगा बीटल्स, मैं लिख देता हूँ इसको एक बार। इसमें क्या होता है? टोबैको बर्ड वर्म, मैं टॉप लिख रहा हूँ, बर्ड वर्म एंड आर्मी वर्म। तो यार इसको एक बार आप लिख लीजिए। दिस विल बी कोलेप्टरंस, विल बी बीटल्स, डिप्टेरंस विल बी व्हाट? टेल मी।
mosquitoes and flies, मतलब जो हाउस फ्लाई होते हैं। ये होगा लेपिडो, कोलियोप्टो एंड डिप्टेरा। डिप्टेरा मतलब I think it is a class. Anyway, bee toxin does not harm. टोबैको बर्डवर्म को हार्म करता है, आर्मी वर्म को भी करता है, बीटल्स को भी करता है, लेकिन बैसिलस को नहीं करता है। बैसिलस thuringiensis से बनता है। बैसिलस इज द ओनली लाइक बैसिलस इज प्रोड्यूसिंग इट, तो इस पे इनएक्टिव रहता है ना, भी हम लोगों ने देखा था, इनएक्टिव रहता है। ऐसे फॉर दिस ऑप्शन नंबर डी। It is true about BT toxin. The inactive protoxin gets converted into active form in the gut, inside gut. Yeah, this is correct. यही correct होगा। BT toxin exists as active toxin in bacillus. ये तो wrong है। The activated toxin enters the ovaries of the pest to sterilize it and then prevent its proliferation. नहीं बकवास। The concerned bacillus is antitoxins होगा ये। नहीं, ये भी wrong है। तो option is A. This is correct. मैंने पहले भी बताया था कि जब बैक्टीरिया बनाता है, मान लो बैक्टीरिया ये बना रहा है प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाया, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। मान लो ऐसा है, ऐसा है, अभी यहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये ऐसे कंजर्व है, लेकिन जब भी इंसर्ट के गट के अंदर गया, ठीक है, यहाँ पे गया प्रोटीन, तो हम लोगों का जो गट होता है स्टमक पे वो एसिडिक होता है, उसके बाद जो पैनक्रियास होता है वो बेसिक होता है, मतलब एल्कलाइन होता है। लेकिन जब ये इंसेक्ट का गट होता है वो एल्कलाइन ही है पहले से, ठीक है। तब ये प्रोटीन जो है, अभी इसको अगर मैं बड़ा करके ड्रॉ करूँ ये एरिया में कि क्या होता है अंदर, ये जो प्रोटीन है इन एल्कलाइन पीएच इट वाज लाइक दिस, राइट। पहले इट वाज नॉर्मल फॉर्म ये रख दी, लेकिन अब जब एल्कलाइन पीएच में OH के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तब ये ऐसा कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। मान लो कि ये ऐसा हो गया, एंड नाउ दिस इज एन एक्टिव फॉर्म। एंड अब ये एक्टिव फॉर्म में होने के बाद ये जो मिड लाइनिंग गट एपिथेलिया है, गट एपिथेलिया, इसको काटना शुरू कर देगा, तो ये काट के इसमें पोर्स बना देगा, एंड अगर छेद बन गया स्टमक में तो द कंटेंट्स विल कम आउट ऑफ द स्टमक एंड दिस विल कॉज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट, मर जाएगा। One promising transgenic crop is golden rice. When allowed to grow, it will assist in what? Now, golden rice is a very important concept. It is asked a lot of time. ये डेवलपिंग कंट्रीज में यूज़ किया जाता है, थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज में, ताकि वहाँ पे विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, एंड दिस इज डन थ्रू अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, एंड द जो जीन लिया जाता है दैट इज फ्रॉम डैफोडिल जो प्लांट्स है उसका जीन लिया जाता है, जिसमें बीटा कैरोटीन जो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन इस जीन का, एंड इट हेल्प्स इन एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। देखो इसमें तो ये 2 बार ए लिखते हैं, बट इसमें भी ए बी सी एंड डी, आंसर विल बी सी इन दिस केस, राइट। Which of the following alternate sources is supplied by custom made plants? This is kind of a wrong question. We will not solve this one. इसमें वही सेम ही होगा, ये पता नहीं which of the following alternate sources is supplied by custom made plants, ये तो शायद नहीं होगा, but the thing is that okay, all right, yeah, I'm really sorry for this. Which of the following alternate sources is supplied by custom made plants क्या होगा, मतलब you can design the plants कि ये कैसा है, what you actually need। तो ये यहाँ पे मेज को नहीं कर सकते, लेकिन गोल्डन राइस जो है ये बन सकता है, क्योंकि विटामिन ए का जीन डाल रहा है जो बीटा कैरोटीन बनाएगा एंड एलिवेट विटामिन ए डेफिशिएंसी। 1983, the first company to synthesize cell recombinant hemoglobin was what? It was Eli Lilly. It is an American company. इसने पहले ही क्या बनाया था, ह्यूमन बनाया था, किसमें, E. coli में, by producing
A chain and B chain separately in two batches of E. coli and then joining it by disulfide linkage to get mature insulin. जैसे हम लोग मिलेंगे स्पेसिफिकली फॉर ह्यूमंस बिकॉज अगर पिग वीक का डाल देंगे जो पहले दिया जाता तो उसमें इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन होने का चांसेस बहुत है, पर सिंथेटिक में इतना नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द रियल वन. Recombinant DNA technology was first used parallelly to make insulin chains, which were derived from the following strain of bacteria. This is a totally wrong option. This is wrong. I give the options A, B, C, and D. Suppose a recombinant DNA. So I'm giving you some questions. Let this be Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis, Mycobacterium tuberculosis, and Escherichia coli. तो इसमें आंसर होगा क्या? डी ही होगा इसमें कि the it was used by Eli Lilly to on E. coli. The first human hormone produced by recombinant DNA technology was again insulin. इंसुलिन कैसा होता है? ऐसा होता है, यहाँ पे डाइसल्फाइड प्रोड्यूस होते हैं. तो चेन ए हो गया, चेन बी हो गया. चेन 1 is 21 amino acids long and chain 2 is 30 amino acids long. So the total amino acid of had mature from 50 1 amino acids, right? C-peptide of insulin is present in the artificial insulin जो होता है. नहीं sorry, I'm really sorry. जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा A, B, C. मैच्योर होता है तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कट जाता है, इसको ऐसे तोड़ के इसको रीयूज किया जाता है, इसका जो पार्ट होता है, लेकिन ये मैच्योर फॉर्म है. So answer for this will be option number C is correct. Which step is the most cumbersome process in genetic engineering? But cumbersome process किस में होगा? आपने जीन ले लिया, जीन सीक्वेंस ले लिया, इससे प्रोटीन बना लिया, ठीक है, लेकिन आपको तो एक कंजुगेटेड प्रोटीन चाहिए था फ्रॉम टू डिफरेंट जीन सोर्सेस एंड लाइक मेकिंग टू डिफरेंट प्रोटीन्स एंड देन जॉइनिंग इट. बट अगर आपने इंसुलिन को लिया मैच्योर फॉर्म में, नहीं, ये नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक कम्बर्सम? मतलब एक ई कोलाई हो गया और ये दूसरा ई कोलाई हो गया, इसमें से जो प्रोटीन बनेगा ऐसा फाइब्रस प्रोटीन या फिर ग्लोबुलिन मान लो ये बनेगा, तो इन दोनों को ज्वाइन करना है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. इनको ज्वाइन करना है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. दिस इज द मोस्ट कम्बर्सम प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड टाइम एंड गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. Sorry, I'm really sorry. Actually, the problem is this question में कुछ options का problem हुआ है. A and B polypeptide chain fragmenting apart. This will not be the right answer. This will be mature form. Removal of C peptide from the active form. Okay, मतलब ये तो एक important case हो गया कि जब the most important, इससे भी जो ज़्यादा important होगा, ज़्यादा cumbersome है कि दो polypeptides जो है उसको join कराना. लेकिन और एक होगा कि जो ये है ऐसे लगा रहता है, इसको हटाना भी, तो ए और बी और सी जो लगा रहता है, ये सी को भी हटाना थोड़ा कम्बरसम हो जाता है. एरिया डेफिशिएंसी ऑफ बिकॉज ऑफ व्हाट? अब एडेनोसिन डीएमिनेज क्या होता है? एडीए डेफिशिएंसी, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से क्या होता है कि जो ये जीन होता है, ये जो जीन होता है जो इस प्रोटीन को बनाता है, इट इज एन एंजाइम व्हिच एक्ट्स अपॉन व्हाट?
acts upon a substrate and it helps in the maturation of lymphocytes, right? अगर ये नहीं रहेगा तो फिर lymphocytes mature ही नहीं होंगे अच्छे से, so obviously the immunity is going to be compromised. लेकिन ये क्या होता है, ये जो particular gene है, इस gene का deletion हो जाता है. See it properly, it is written in NCERT also कि deletion हो जाता है and that leads to the deficiency of this disease and then the immunity is severely compromised. What is the permanent cure of ADH deficiency? परमानेंट केयर कैसा हो सकता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, क्या होगा? फिर से कुछ दिनों बाद वो बोन मैरो फिर से कराना पड़ेगा and it is a very expensive and also a painful process, so it doesn't make sense. enzyme replacement theory, okay, अगर एक एंजाइम तुमने डाल दिया, सपोज एडेनोसिन डीएमिनेज नहीं है, तुम एडेनोसिन डीएमिनेज को ही डाल रहे हो डायरेक्टली, ओके, दैट विल वर्क, यस, वो काम करेगा, लेकिन वो कुछ हद तक काम करेगा क्योंकि हर एक एंजाइम जो होता है उसका एक हाफ लाइफ होता है, जो मतलब मान लो कि तुमने 100 यूनिट्स डाले हैं तो कुछ दिनों के बाद वो 50 रह जाएगा, उसके बाद 25 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद ऐसे 12.5 तो नहीं कह सकते, 13 के बाद 12 होगा, करते 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 घटते जाएगा, तो अल्टीमेटली द एंजाइम विल बी, मतलब एंजाइम गायब ही हो जाएगा. एडेनोसिन इंट्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स इन द सेल, या ओके, दिस इज वन ऑफ द, ये एक जेनेटिक प्रोसेस है, लेकिन द थिंग इज दैट इसमें lymphocytes are not immortal, they are immortal. तब जब lymphocyte मरना शुरू हो जाएंगे तब तो हो गया, खत्म, फिर से सेम back to square one. So the last one is the insertion of a gene derived from the bone marrow cells that produces AD in developing cells. मतलब embryonic stage में अगर कर दो, क्योंकि सारे वो stem cells होते हैं, pluripotent stem cells, तो उसमें तो गिन के हाथ में लगभग कितना है, 100-200 सेल्स रहेंगे, अगर मतलब थोड़ा लेटर स्टेज में देखोगे, गैस्ट्रुला या फिर ब्लास्टुला स्टेज में, अगर उस स्टेज में करते हो या फिर एम्ब्रायनिक स्टेज में भी करते हो, लेकिन तो जब मतलब कुछ कुछ ऑर्गन्स बनने लगते हैं या फिर लाइक 1 मंथ ओल्ड में, तो ये जो क्या है एम्ब्रायनिक स्टेज में, तो ऑल द मोस्ट ऑफ द सेल्स आर प्लूरिपोटेंट, तो अगर एक भी सेल में चेंज आ गया तो इट कैन प्रोबेबली रिप्लेस द अदर सेल्स आल्सो, तो इसलिए द परमानेंट क्योर विल बी ऑप्शन नंबर डी. The first step of gene therapy would be what? ये तो मेरा सोर्स डीएनए है, ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा आपको? mRNA मिलेगा, फिर इसका क्या बनेगा, हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके इसका cDNA बना देंगे. This cDNA will contain only the particular, अगर ये यूकैरियोटिक है तो फिर स्प्लाइस्ड रहेगा, तो उसमें बोगस सीक्वेंसेस नहीं रहेंगे, तो इसको हम लोग जो अपना होस्ट डीएनए है, सपोज ये रेगुलर डीएनए दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जाके डाल देंगे इस जगह पे, that will lead to the formation of this particular mRNA from this DNA sequence. तो ये सबसे कंपोजिशन प्रोसेस है यूजिंग वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन. ये तो हो जाएगा, किसी भी तरीके का वेक्टर यूज़ करो, तुम मान लो कि बैलिस्टिक गन कर रहे हो या फिर और भी कर, मतलब ballistic guns हो गया, then heat shock, then electroporation technique, or you are using viruses by lysozyme glycolytic cycle, but वो तो हो जाएगा, लेकिन ये mRNA से डीएनए बनाना, डीएनए से फिर से मतलब इंसर्ट करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, that is very very cumbersome. The answer for this will be option number D. Now we will also look at the PNC options. cDNA was inserted directly to the cell. डायरेक्टली अगर डालोगे भी, मान लो कि ये सेल है, यहाँ पे सॉरी ये देखो, मान लो ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे है तुम्हारा न्यूक्लियस, तुम यहाँ पे डीएनए डाल रहे हो, राइट, तो ये तो यहाँ पे इतने सारे न्यूक्लियस रहते हैं, इसको डिलीट कर देगा ना, यहाँ पे कैसे जाके लगेगा स्पेसिफिक लोकेशन, इट डजंट मेक सेंस, राइट. द आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Last step of gene therapy would be what? जीन थेरेपी क्या होता है कि आप जो सेल्स होते हैं उसका इंजीनियरिंग करके उसमें आर्टिफिशियली जीन डालते हो, लेकिन उसका परमानेंट क्योर नहीं है. इट हैज़ टू बी डन अगेन एंड अगेन till the person dies somehow or recovers it slowly. Recovers तो slowly होगा नहीं, लेकिन या फिर फर्दर ट्रीटमेंट करें, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है वो that is inserted with a new gene pair or a
पोर्शन ऑफ द जीन। सो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक WBC लेंगे पेशेंट के ब्लड से, तो उसके ऊपर हम लोग रेट्रोवायरल मीडिएट से क्या करेंगे, cDNA को डालेंगे दैट पर्टिकुलर जीन, तो वो जाके वो न्यूक्लियस में बैठ जाएगा, फिर क्रोमेटिन में जाके लग जाएगा, एंड आफ्टर that engineered cell will be starting to produce adenosine amines, sorry, and then it will work for the immunity. It will help the maturation of the lymphocytes. But एक बार वो खत्म हो गया, उसका half life of the enzymes and all, it will be faded away. Which of the following therapies for ADA deficiency are not completely curative? दोनों. Completely curative will be what? Completely curative will be only if it is put in the embryonic stage, that is when the cells have the stem cells रहते हैं, ठीक है, मतलब जो एम्ब्रायनिक ऑर्गेनिज्म है उसमें स्टेम सेल्स है। एंजाइम रिप्लेसमेंट में भी एंजाइम का हाफ लाइफ होगा, तो वो खत्म हो जाएगा। बोन मैरो रिप्लेस ट्रांसप्लांटेशन में भी आफ्टर अ टाइम उसमें प्लूरिपोटेंट सेल्स तो होते नहीं, आफ्टर अ टाइम वो भी डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, इट विल कॉज द सेम प्रॉब्लम अगेन। सो द ऑप्शन फॉर दिस विल ऑप्शन नंबर सी। PCR is not used in what? Isolating the gene of interest from the host DNA to be cloned by recombinant produce. Yeah, इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। Identifying the mutated genes in suspected cancer patient. Yes. अगर कोई भी छोटा जीन का म्यूटेशन हुआ है तो फिर उस छोटे पार्ट को निकाल के उसको बहुत सारा मल्टीप्लाई करके उसके बाद एज करके वी कैन सी कि कहाँ पे है। Conferring the presence of pathogenic infection, yes. अगर कोई सा भी पैथोजन कोई इन्फेक्शन फैला रहा है तो फिर वो प्रोटीन वोटीन बनाएगा, तो हम पर्टिकुलर प्रोटीन के cDNA को देख लेंगे एंड क्या DNA बनाता है, उसके बाद वी कैन टेस्ट फॉर दोज पर्टिकुलर DNA complements from the PCR content. This correct detection of presence of HIV and such. This is routine thing. You need to correct it. A technique used to detect AIDS is suspected patient in early stage is what? अभी अर्ली स्टेज बोला, अर्ली स्टेज एकदम अर्ली मतलब सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इस पर एलाइजा नहीं होगा, तो PCR दो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो स्मॉलर सब्सटेंस को भी निकाल लाएगा, ठीक है। After receiving a blood transfusion, a recipient expressed suspicions that the blood donor's test results were incomplete. Anti-HIV antibodies are not given in the recipient's blood. Which of the following be a test for diagnosis? अगर तुमको कंफर्म होना है, ठीक है, अभी तुमको नहीं पता कि क्या होगा, anti-HIV are not present in the recipient's blood, recipient blood में anti-HIV antibodies नहीं है, अभी तुमको देखना है after the blood transfusion. You cannot wait for some days or some months or years. तो तभी भी तुमको अगर देखना कि छोटा अगर इतना छोटा भी गया है, अगर गया है कि नहीं इतना मेरे ब्लड में, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर बहुत सारा है तो फिर वो गुच्छा दूर से गुच्छा जैसा दिखेगा, ठीक है, तो वो ही करता है PCR। एंड ऐसा इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट कि आपको पता है कि ऐसा ऐसा आ रहा है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, लेकिन दिस इज मोर helpful and true. Which animal is the most widely used animal for transgenic studies? ये तो एकदम मुंह के आगे रहना चाहिए, that will be mice. फिशेस भी होते हैं, जैसे कि ज़ीब्रा फिश हो गया, पीक तो होता है, काव भी होता है। मैच द फॉलोइंग. रोजी इज प्रोटीन रिच मिल्क, ये एक मिल्क वैरायटी बनाता है which produces 2.4 grams per liter of milk every day. ROP is codes for protein in plasmid replication. Okay, this is also correct. Emphysema alpha-1 antitrypsin enzyme rejection antigen and antibody. दोनों कर सकते हैं, एंटीजन भी कर सकते हैं, दोनों एंटीबॉडी भी कर सकते हैं। To test the safety of polio vaccines, organisms used are transgenic what? ये पोलियो वैक्सीन हो रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए डायरेक्टली ह्यूमन पर टेस्ट नहीं कर सकते, अगर बाय चांस द वैक्सीन डज नॉट वर्क देन व्हाट विल हैपन? द पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम पोलियो फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, राइट? तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा हम लोग जो रिजेंबल करता है ह्यूमंस से वो है नियरेस्ट इज माइस, तो वी स्टडी माइस, दे आर आल्सो वेरी
good and docile to play with, right? Genetic engineering has been successfully used for what? It has been used for transiting models for studying new treatment of for certain cardiac diseases only. Not only cardiac diseases, बहुत सारे diseases होता है. Transgenic cow rosy for producing high fat milk, fat तो नहीं होगा, protein होगा, proteinaceous milk. Transgenic mice for testing polio safety vaccine use before using humans. mice को humans के ऊपर टेस्ट करने से पहले mice में यूज किया जाएगा ताकि उसका अगर इनफेक्ट है तो देखा जाए. Which of the following cannot be a GMO? फंगाई हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस कभी नहीं. Viruses are not living cells, right? So